नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज आरजे टीवी 24 के मंच पे हम आपके साथ एक नए मेहमान से रूबरू कराएंगे, जो महिलाओं के लिए स्ट्रेंथ भी है, ताकत भी है, इंस्पिरेशन भी है, आइडियल भी है। एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराएंगे आरजे टीवी 24 के मंच पे, जो कि सीकर ज़िले में बड़ी पार्टी के अंदर राजनीति में बड़े ओहदे पे भी हैं। आज उनसे रूबरू कराएंगे और उनकी सोच को आपके क्षेत्र के लोगों को दिखाएंगे कि वो कैसे अपने लोगों से रूबरू होते हैं और कैसे बात करते हैं। आज हमारे साथ मेहमान हैं इंदिरा जी गिठाला, भाजपा पार्टी से जिला अध्यक्ष सीकर से। नमस्कार इंदिरा जी, आपका स्वागत है आरजे टीवी 24। आपका भी ढेर सारा अभिनंदन हमारे यहाँ जिला कार्यालय में। जी मैडम, आज हम आपसे आपके सोच और आपके विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी क्या सोच है, आपके क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक करियर के बारे में। आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, गांव ढाणी से निकले हैं और बड़ी पार्टी के जिला अध्यक्ष आप, तो आप उनके बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत की आपने। देखिए, मेरे पिताजी मेरे जन्म से भी पहले वकील थे। राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने काफ़ी भाग लिया। 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी, वो विधायक जीते थे, तो उसी समय से राजनीति से परिचय था, तभी से परिचय चला आ रहा है। उसके बाद यहाँ अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी में मैं पहले थी, लेकिन बाद में संगठन से जुड़ाव हुआ। जो भी दायित्व मुझे दिया गया, उस दायित्व को मैंने वहन करने की कोशिश की। जी धन्यवाद। हम आपसे आज बात करते हैं, आप भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन सीकर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 के 8 विपक्ष की पार्टी के पास में है, कांग्रेस में। तो आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं 8 विधानसभा का आपने जिक्र किया। 2 विधानसभा हमारी, एक दातारामगढ़ और एक फतेहपुर, वो हम बहुत कम मतों से हारे, ये चीज़ आपको ध्यान होगी। और हारे हम इसलिए कि राहुल गांधी जी आए और उन्होंने वादा किया कर्जा माफ़ी का और बेरोजगारी भत्ता देने का। उससे यहाँ युवा किसान जो थे, उनका कांग्रेस से जुड़ा हुआ। 2000 अब ये जो वास्तविकता है वो सामने आ चुकी है, तो 2023 के चुनाव में हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। जो अभी 4 स्टेट्स का रिजल्ट आया है वो दिखा रहा है कि लोगों का भाजपा के प्रति बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। वही राजस्थान में रहने वाला है। जी, आपने 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की, वो भी फतेहपुर की। फतेहपुर आपको बता दें, 2018 में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी भाजपा की। भाजपा सीकर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा थी। अगर बात करें फलोदी सट्टा बाजार की, तो वो भी भाजपा को 20 से 25 हज़ार वोटों से जिता रहा था। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि भाजपा वहाँ पे कुछ मतों से हार गई? या तो भाजपा की अंतर्कलह थी या फिर कुछ और? नहीं, अंतर्कलह कुछ भी नहीं थी। वो जो आप कह रहे हैं कि उसको जीता हुआ माना, कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस हमारी पार्टी का। वो हमने सबसे पहले माना कि ये सीट तो क्लियर है। ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय की जिस तरह से वहाँ वोटिंग हुई, अभी भी रिट पेंडिंग है, इलेक्शन रिट पेंडिंग है। जो लोग दुबई इराक थे उनके भी वोट पड़े, जो लोग धरती पे नहीं थे उनके भी वोट पड़े। वो जो वोटिंग पैटर्न था कि 95% तक, 98% तक आपकी पोलिंग हो रही है, उससे रिजल्ट हमारे विपरीत गया। जी, ये भी कारण एक हो सकता है, क्योंकि मैं भी उसी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ, आपके अभी हाल ही में करौली में एक हिंसा हुई है। करौली में हिंसा हुई, उसको लेकर गहलोत सरकार नरम का रुख दे रही है, लेकिन आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया और युवा मोर्चा के जो हैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी करौली हिंसा में आए थे, जो कि एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, करौली हिंसा एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। जब कोई अपने इष्ट देव की शोभा यात्रा कोई वर्ग निकाल रहा है और उसके ऊपर पत्थर फेंके जाएं, ये कितनी दुखद स्थिति है। और फिर बिना किसी जांच के गहलोत जी ने क्लीन चिट दे दी। जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों के खिलाफ गहलोत जी ने एक बयान दिया, कितना गलत के साहब, जेपी नड्डा जी तो आग लगाने आए थे और ऐसा करके चले गए। और अब उन्हीं की जो जांच एजेंसीज हैं वो ये बता रही हैं कि वो पूर्व नियोजित थी।
तो इस तरह से अगर पूर्व नियोजित हिंसा होगी, ये तो पूरे एज ए पार्टी मैं नहीं कहती, समाज में हम सब की जिम्मेवारी है, हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है कि इस तरह का आपसी टकराव और पथराव की घटनाएं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसी पुनरावृत्ति कभी भी राजस्थान में होनी नहीं चाहिए। और राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और गहलोत जी ने बिना सोचे समझे हिंसा करने वालों के पक्ष में बयान जारी किया, ये गलत है। इंदिरा जी, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी करौली में हिंसा हुई है, इसमें आप ही के पार्टी के युवा मोर्चा इकाई है वो सबसे आगे जा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा यूथ को आगे किया जा रहा है, तो ये क्या 2023 के चुनाव को लेकर युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के निशाना साध रहे हैं या फिर कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, युवा मोर्चा हमेशा से ही पार्टी का हरावल दस्ता माना जाता है, तो आंदोलन का जो कार्य है वो तो युवा मोर्चा ही करेगा। वो लोग एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो युवा मोर्चा ही करेगा आंदोलन का काम। तो इसलिए बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं किसी को कंधे पे बंदूक रख रहे हैं या ये सब, ये कुछ नहीं है। और कहीं भी कुछ गलत होता है तो रिएक्शन भी युवाओं पर उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या 2023 का चुनाव ऐसा माना जाए कि यूथ के ऊपर ही लड़ा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका भी पूरा सम्मान है। और बाकी तो ये तो इंटरनेशनल पॉलिसी है, यूथ जो हैं वो हमारी फ्यूचर की असेट होते हैं, राइजिंग सन होते हैं। तो महिलाओं को और यूथ को, इन लोगों पर पार्टी ज़्यादा इनको दायित्व देना चाहती है, इनको आगे लाना चाहती है। ये बेसिक पॉलिसी है पार्टी की। जी, आप भी एक महिला हैं और एक बड़ी पार्टी के बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो अब राजनीति के अंदर महिलाएं बहुत कम हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राजनीति में महिलाएं कम क्यों हैं? एक तो बाकी भी जो चीज़ें हैं उनमें महिलाओं की सक्रियता कम है। शिक्षा में भी पुरुषों की तुलना में, अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो भी कम है। अगर आप और कहीं भी देखेंगे एक्टिविटीज़ में, तो महिलाएं शुरू से थोड़ी कम भागीदारी है। राजनीति में इसलिए है कि महिलाओं में सिंसियरिटी ज़्यादा होती है। वो जो भी करती हैं, एक तो उसका फल चाहती हैं, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो मीनिंगफुल है। और महिलाओं को मौका भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन फिर भी अब महिलाएं सक्रिय राजनीति में आएंगी, ऐसी उम्मीद है। थोड़ा सी इसकी वजह ये है कि महिलाओं की जहाँ बात आती है, चूंकि महिलाएं कम होती हैं तो हमेशा प्रायोरिटी वहाँ जाती है जहाँ एक फैमिली है और साहब अगर महिला का आरक्षण है, प्रधान हैं और हैं, तो साहब फलां साहब के बेटे की बहू, फलां साहब के भतीजे की बहू, फलां साहब के भांजे की बहू, फलां साहब के पोते की बहू। अगर ज़्यादा कार्यकर्ता आएंगी तो ये स्थिति रिवर्स होगी और जो महिलाएं हैं उनको हर जगह मौका मिलेगा। और महिलाएं जब मौका मिलता है तो अच्छा काम करती हैं। और हमारी पार्टी के लिए तो आप देखिए, 40 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनने का अवसर दिया, वो भी जो सीकर, जो कि सबसे बड़े जिलों में से आता है। 46 मंडल है हमारे यहाँ। तो पार्टी मौका देती है हर जगह और धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। जी, आपने जैसे महिलाओं का बताया, महिला में अक्सर यही होता है राजनीति में कि जिनके बड़े परिवार से होते हैं रिलेशन, वो उनमें अगर कोई महिला की सीट आरक्षित हो जाती है तो उनको बहू या पुत्र वधू उनको बना दिया जाता है। लेकिन गरीब परिवार से, किसान परिवार से महिलाएं हैं वो इसमें नहीं आती है। इनके पीछे क्या है? राजनीति में उनको क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, इनके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, महिलाओं को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। संघर्ष इसलिए करना पड़ता है कि एक तो हमारे यहाँ फिनोमेना शुरू से क्या है कि घर और गृहस्थी जो है ना, वो पूरी महिला के जिम्मे होती है। बच्चे महिला के जिम्मे, सास ससुर महिला के जिम्मे। अब आप कल्पना कीजिए, एक परिवार में एक बच्चा बीमार है, उसके पिता चाहे 10 दिन घर से बाहर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माँ अगर 1 घंटे भी बाहर जाती है तो बच्चे को बुरा लगेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? अगर बूढ़े सास ससुर हैं तो बहू ही उनकी देखभाल करती है। दूसरी बात कि महिलाओं के पास अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते। राजनीति में खर्चा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उनके पास अपना साधन नहीं होता। कार है तो एक फैमिली कार है, उनके पास अलग साधन नहीं है, उनका अलग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गृहस्थी को छोड़ नहीं सकती। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि देर रात वो वापस आती हैं तो उनको असुरक्षा महसूस होती है और बहुत ज़्यादा किसी के संपर्क में नहीं। कई चीज़ें हैं महिलाओं के साथ, परिस्थितियां विपरीत हैं। लेकिन आप देखिए, सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने संघर्ष किया, महिला अध्यापिका, प्रथम महिला अध्यापिका के रूप में। आज अध्यापिकाएं समाज के लिए, परिवार के लिए गर्व का विषय हैं। तो स्थिति बदलेगी, परेशानियां बहुत हैं,
लेकिन आप नए रास्ते पे चलते हैं तो सब परेशानियों को झेलते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तभी रास्ता बनता है। जी, बिल्कुल, ये भी सही है। आपने एक बात कही, जैसे महिला है वो बच्चों को भी सँभालती है, ऐसा होता है। अक्सर ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है वो घर से बाहर जाके फिर आता है, तो सबसे पहले उसको कुछ भी काम ना हो लेकिन वो अपनी माँ को बुलाता ज़रूर है। चाहे उसको कोई भी काम ना हो, फिर भी एक बार ये ज़रूर बोलता है, मम्मी कहाँ हो आप? ये होता है हकीकत में। मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। लेकिन अब आपसे एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, सेना भर्ती को लेके। आप सीकर ज़िले से हैं, वीरों की भूमि है, शेखावाटी है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सेना में जवान वो शहीद भी होते हैं और बॉर्डर पे भी जाते हैं। तो अभी 2 साल से सेना भर्ती नहीं हुई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और जो 2 साल में जो उनकी ऐज है वो भी ऊपर निकल गई है, उनको कोई उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए 2 साल से तो स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, कोरोना था, तो अब सब चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी और ये मसला पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। छूट मिलेगी या नहीं, इस विषय पर कुछ कहना तो मेरे लिए संभव नहीं है। ये तो बहुत उच्च स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर निर्णय होगा। लेकिन निश्चय ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम है, वो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कोई अच्छा निर्णय लेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी। अब मैडम आपसे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, आप जिलाध्यक्ष के साथ-साथ में सीकर से एक जिला परिषद सदस्य भी हैं। आप ही के जिला परिषद सदस्य वार्ड में एक गांव आता है नानी ग्राम पंचायत। वहाँ पे एक काफ़ी वर्षों से एक लंबा मसला चल रहा है पानी की समस्या को लेकर, जो कि शहर का गंदा पानी है वो वहाँ पे खेतों में जाता है। इसको लेकर आपके क्या कदम हैं? आपने कुछ समय पहले ग्रामवासियों ने मुद्दा उठाया था, तो आप वहाँ पे मौकाए वारदात पे और मतलब वहाँ पे पहुँचे भी थे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे ग्रामवासियों को? देखिए काफ़ी बजट केंद्र सरकार ने दिया है इन समस्याओं का हल करने के लिए सीकर को। अब इसमें जो काम करने की एजेंसी है, कार्यकारी एजेंसी, वो है नगर परिषद। नगर परिषद ने ख्वाब पहले ये दिखाए थे कि यहाँ तो टूरिज़्म होगा, यहाँ गार्डन होगा, पानी का प्यूरिफिकेशन करेंगे, खेती के लिए काम आएगा। लेकिन सब अध कचरा काम हुआ। थोड़ी सी बारिश आते ही, मैं वहाँ गई थी, आपने भी कभी देखा होगा, सड़क के किनारे किनारे 7-8 फीट पानी जमा है। अगर कोई वाहन उसमें गिरे रात को तो मृत्यु होना निश्चित है सवार की। तो इन स्थितियों को सुधारा जाना चाहिए। गांव के लोगों ने बहुत बार वार्ता की है, वहाँ लोगों के खेतों में पानी घुस जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की फसल खड़ी हुई है, थोड़ी सी बारिश आती है, उसके खेत में गंदा पानी। और नगर परिषद ने यहाँ तक लिख कर दिया हुआ है वहाँ कि अगर कोई खेती में नुकसान होता है तो नगर परिषद उसकी भरपाई करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसमें ये तो नगर परिषद जो है ना और जिला परिषद है, उनसे हम मिले भी हैं बार बार, ये 100% उनका फेल्योर है। और इसी फेल्योर के कारण मैं आपको बताऊं कि जगमालपुरा में जो पानी भेजने की योजना है, उसके खिलाफ वहाँ के ग्रामवासी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नानी का हाल देखा है। तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट फेल होता है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको परेशानियाँ आती हैं। तो ये मतलब अपन यहाँ की समस्या को हमने ट्रांसफ़र कर दिया नानी की तरफ, ये गलत है। नगर परिषद को बजट है, सब कुछ है, इसका हल निकालना चाहिए, वही कुछ कर सकते। जी, ये सही है कि बजट तो आता है लेकिन यहाँ पे ऊपर का ऊपर ही चला जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ महंगाई को लेकर। महंगाई, आप महिला हैं, आप रसोई का काम भी संभालती हैं और रसोई की बात करें तो सबसे पहले आता है गैस सिलेंडर, जिनके दाम आज आसमान छू रहे हैं। तो महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, महंगाई इस समय ऐसी समस्या नहीं है जो सिर्फ भारत में है। आप जो अदर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, वहाँ से आप तुलना कीजिए कि उनके साथ उनकी हालत क्या है। अभी पीछे एक सर्वे आया था, जिन चीज़ों की हमारे यहाँ 20% कीमतें बढ़ी हैं, उनकी वहाँ 100 से भी ऊपर प्रतिशत चीज़ें बढ़ चुकी हैं। प्रोग्रेस भी करनी है हमें। आज पाकिस्तान, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कैसी हालत है। अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, तो हमें सिक्योरिटी तो मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ेगी। तो वहाँ भी पैसा लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगाना पड़ेगा। पैसा ये तो है नहीं कि हमारा करप्शन में जा रहा है या कहीं जा रहा है, पैसा लग रहा है देश में। ये पूरे विश्व की समस्या है। और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको राहत देने के लिए कोशिशें भी पैरेलल हो रही हैं। जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना विश्व की सबसे बड़ी योजना है। आज कैसे लोगों के यहाँ पूरे दूसरे देशों में गोदाम लूटे जा रहे हैं। और जो फर्स्ट वेव आई कोरोना की, हम लोगों ने एक स्टोर चलाया, हमने सूखी सामग्री दी,
आप अचंभा करेंगे, सेकंड वेव में कोई व्यक्ति हमारे यहाँ राशन लेने नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुफ्त अनाज योजना के कारण किसी को भी खाने पीने की, राशन की, इन चीज़ों की परेशानी नहीं थी। जी, ये सही है कि अभी भी अपने देश मजबूती की ओर जा रहा है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करता हूँ अब विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, मात्र 1 साल बचा है कहें तो यूँ। तो 2023 में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत से लोग मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, तो कौन हो सकता है 2023 में विधानसभा चुनाव का चेहरा? ये प्रश्न एक जिलाध्यक्ष के लेवल से बहुत ऊंचा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ अभी BL संतोष जी आए थे, माननीय अरुण सिंह जी, माननीय JP नड्डा जी सब आ चुके हैं, और उन्होंने एक ही मंत्र दिया है कि संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति से बड़ा संगठन है। और हम ये मानकर काम करते हैं, हम कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं, हमारा चेहरा कमल का फूल है। इससे ज़्यादा मेरे लेवल पर इस बारे में कुछ कहना संभव भी नहीं, उचित भी नहीं है। जी, ठीक है। आप भाजपा जिलाध्यक्ष हैं सीकर जिले से, तो क्या इंदिरा जी गिठाला आने वाले समय में सीकर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, मेरे पास अभी दायित्व है जिलाध्यक्ष का, और मेरी चिंता इस वक्त ये नहीं है कि मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं, या फलां विधायक बने या नहीं बने। मेरी चिंता सिर्फ ये है, जिला संगठन की चिंता सिर्फ ये है कि जिसे भी पार्टी टिकट दे वो विधायक अवश्य बने। फिलहाल उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये पार्टी का काम है तय करना कि किसे वो कहाँ जिम्मेवारी देती है, किसे कहाँ लड़वाना चाहती है। ये प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं। इस बारे में और क्या कह सकते हैं? जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्र के लोगों को, आपके समर्थकों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से मैं देना चाहती हूँ। जैसे मुझे आपने पूछा आप राजनीति में क्यों हैं, मेरा सबसे पहली अपील ये है कि जो पढ़े लिखे साफ सुथरी छवि के लोग हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। हम शिकायत करते हैं साहब राजनीति में धन बल हो गया है, भुजबल हो गया है, चालाकियाँ हो गई हैं, तो आप क्यों छोड़ते हैं उन लोगों के भरोसे इस क्षेत्र को? आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपकी स्वच्छ छवि है, तो आपको राजनीति में आना चाहिए, आपको संघर्ष करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एज ए सोशल पर्सन जो भी हमारे समाज में चीज़ें हैं, चाहे वो प्रदूषण है, चाहे वो हरियाली कम होना है, जल की कमी है, सांस्कृतिक प्रदूषण है, तो एज ए सिटीजन केवल आलोचना करने से नहीं, मैंने एक व्यक्ति के रूप में आज तक इस देश के प्रति, समाज के प्रति, वातावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति, मोहल्ले के प्रति मैंने क्या पॉजिटिविटी की है, मेरा योगदान क्या है? क्या मैं बस हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे तो और ज़्यादा मिलना चाहिए था, कम मिला, और मिलना चाहिए था, कम मिला? ये कम मिलने का जो प्रलाप है वो हमको छोड़ना चाहिए और थोड़ी चिंता करनी चाहिए। एक छोटा सा पौधा लगाने का, या पक्षी के लिए जलपात्र रखने का, या एक गरीब बच्चे की मदद करने का, ये सब चीज़ें हमें पॉजिटिवनेस रखनी चाहिए, क्योंकि 130-40 करोड़ का देश है। अगर लोग थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी रखेंगे, हमारे यहाँ नकारात्मक वातावरण बनेगा, और अगर लोग थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी रखेंगे तो देश में पॉजिटिव वातावरण बनेगा। जी, आपने जैसे पॉजिटिव की बात की, तो हमारा भी एक थीम है थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो। एक नई उम्मीद के साथ, नए साहस के साथ हम काम कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद के साथ एक बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ TV 24। जय हिंद, जय राजस्थान।